अब देखिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। थ्योरम 2 तक हो चुका था। थ्योरम नंबर 3 है, लेट DF be a vector space, then the sum of two inner product on B is an inner product on B, but the difference of two inner product is not necessarily an inner product on B। हमें प्रूव करके दिखाना है किसी वेक्टर स्पेस में अगर दो इनर प्रोडक्ट डिफाइन की जाती हैं तो उन दो इनर प्रोडक्ट का सम जो है वो इनर प्रोडक्ट होगा। और इनर प्रोडक्ट के लिए हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, लेकिन डिफरेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इनर प्रोडक्ट हो, है ना। अब दो पहले सम के लिए क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन डिफरेंस के लिए करते हैं प्रूफ। ऐसे कर लेते हैं, लेट P, Q आर टू इनर प्रोडक्ट ऑन B। मान लेते हैं दो इनर प्रोडक्ट हैं, एक को P से रिप्रेजेंट कर रहा है और एक को Q से रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों इनर प्रोडक्ट हैं, देयर सम इज डिफाइंड एज, इनके सम को आप ऐसे डिफाइन करेंगे P प्लस Q, यहाँ स्केलर अल्फा बीटा इज इक्वल टू P स्केलर अल्फा बीटा प्लस Q स्केलर अल्फा बीटा। इस तरह से आप दो इनर प्रोडक्ट के सम को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम डालते हैं लीनियरिटी। फर्स्ट पॉइंट हमारा लीनियरिटी है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि P प्लस Q जो है वो P प्लस Q जो है लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को जो है सेटिस्फाई करेगा। और ये बात ध्यान रखेंगे कि P और Q जो है दोनों इनर प्रोडक्ट हैं और A, B बिलोंग्स टू F ले लेते हैं और अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू ले लेते हैं B। तो P प्लस Q के आगे डालते हैं स्केलर प्रोडक्ट A अल्फा प्लस B बीटा गामा। अब ये प्लस का फार्मूला बोल देते हैं कि A अल्फा प्लस B बीटा गामा प्लस Q के आगे स्केलर A अल्फा प्लस B बीटा गामा। अब सिंस P, Q आर इनर प्रोडक्ट, P और Q जो है दोनों इनर प्रोडक्ट है तो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी। यहाँ स्केलर A और B बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा A P अल्फा गामा प्लस B P बीटा गामा प्लस यहाँ पर देख लीजिएगा A Q अल्फा गामा प्लस B Q बीटा गामा। यहाँ पर P और Q के लिए मैंने लीनियरिटी लगा दी है। अब एक इकट्ठे कर लीजिएगा A P अल्फा गामा प्लस Q अल्फा गामा प्लस B वाली ले लीजिएगा P बीटा गामा प्लस Q बीटा गामा। अब इस फार्मूले को उल्टा करके लगा दीजिएगा तो ये हो जाता है A P प्लस Q स्केलर अल्फा गामा प्लस B P प्लस Q स्केलर बीटा गामा। देखिएगा स्केलर बाहर आ चुके हैं, वेक्टर आपका अंदर पड़ा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट का, ये प्रूव हो जाता है। इस टू इम्प्लाइज P प्लस Q इज लीनियर। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री सेटिस्फाई करते हैं। P और Q जो है इनर प्रोडक्ट है तो वो तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो ये ले लेते हैं P प्लस Q के आगे डाल देते हैं स्केलर बीटा अल्फा बार। अब इसे फार्मूला तोड़ देते हैं, ऊपर वाला फार्मूला तोड़ दीजिएगा P बीटा अल्फा बार प्लस Q बीटा अल्फा बार। चूंकि P, Q आर इनर प्रोडक्ट
दोनों इनर प्रोडक्ट है तो पी और क्यू जो है वो सिमेट्री को सेटिस्फाई करेंगी। कॉन्जुगेट सिमेट्री को तो पी हो जाएगा स्केलर अल्फा बीटा प्लस क्यू स्केलर अल्फा बीटा। अब इधर हो जाता है हमारा पी प्लस क्यू स्केलर बीटा अल्फा का बार इक्वल टू, इधर हो जाता है पी प्लस क्यू स्केलर अल्फा कॉमा बीटा। देखिएगा कॉन्जुगेट सिमेट्री जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब बात करते हैं नॉन नेगेटिविटी की। थर्ड पॉइंट, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी के लिए लेते हैं P प्लस क्यू के आगे डाल दीजिएगा स्केलर अल्फा कॉमा अल्फा, तो ये हो जाएगा P स्केलर अल्फा कॉमा अल्फा प्लस क्यू स्केलर अल्फा कॉमा अल्फा। P और Q दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो नॉन नेगेटिव सेटिस्फाई करेंगे, चूंकि P अल्फा कॉमा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 0 कॉमा Q अल्फा कॉमा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो H2 इम्प्लाइज P प्लस क्यू स्केलर अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 0। इन्होंने नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई कर दिया है। दिस प्रूव दैट P plus Q is also an inner product on B। ये भी इनर प्रोडक्ट है। अब डिफरेंस डिफाइन करते हैं। द डिफरेंस ऑफ P, Q is defined as P माइनस क्यू डाल देते हैं यहाँ स्केलर अल्फा बीटा, तो ये हो जाता है P स्केलर इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस क्यू इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा। जिस तरह से प्लस डिफाइन करा था उसी तरह से माइनस डिफाइन कर रहे हैं। अब ये दिखाना है कि नॉन नेगेटिविटी जरूरी नहीं है, मतलब P माइनस क्यू जो है जरूरी नहीं है कि वो इनर प्रोडक्ट हो जाए, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसमें गड़बड़ करेगी। इसमें गड़बड़ करती है नॉन नेगेटिविटी। वैसे लिख लेते हैं, चूंकि P माइनस क्यू स्केलर अल्फा अल्फा इज इक्वल टू P स्केलर अल्फा अल्फा माइनस क्यू स्केलर अल्फा अल्फा। अब चूंकि P स्केलर अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 0 Q स्केलर अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 0, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है और ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो अगर ये वैल्यू बड़ी हुई और ये वैल्यू छोटी हुई तो पॉजिटिव आ जाएगा, बराबर हुई तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू छोटी हुई और ये वैल्यू बड़ी हुई तो आंसर माइनस आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आए। P अल्फा अल्फा की वैल्यू अगर छोटी हो गई और Q अल्फा अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी हो गई तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस आ सकता है, मतलब श्योर नहीं है लेकिन संभावना तो है माइनस आने की। तो ऐसे लिख लेते हैं, इसको इम्प्लाइज P माइनस क्यू स्केलर अल्फा अल्फा में बी नेगेटिव, सो नॉन नेगेटिविटी is not satisfied। नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसको इम्प्लाइज सेटिस्फाइड के आगे ये भी लगा देंगे नेसेसरली। जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई हो जाए, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इसको इम्प्लाइज P माइनस क्यू इज नॉट necessarily an inner product on B। और इस प्रकार से हमारी थ्योरम जो है ये प्रूव हो जाती है। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 है, बीटा इज इक्वल टू B1 B2 बिलोंग्स टू B2R, देन शो दैट B2R इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस for inner product scalar alpha beta is equal to 3a1 b1 plus 2a2 b2। V2R एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, उसमें अल्फा और बीटा की इनर प्रोडक्ट डिफाइन की गई है। दिखेगा किस प्रकार से, 3 के आगे है a1 b1 पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से है और प्लस 2 दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई है। इस तरह से इनर प्रोडक्ट इन्होंने डिफाइन कर दी है और ये सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि V2R वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस है।
अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस V2R है तो इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो तीनों नियमों का पालन करेगी। और V2 के आगे ब्रैकेट में R लिखा हुआ है तो फील्ड जो है वो रियल नंबर्स है, तो कॉन्जुगेट सिमेट्री की जगह सिमेट्री अप्लाई करेंगे। अब ऐसे ले लेते हैं, अल्फा और बीटा तो ले रखे हैं, लेट गामा इक्वल टू ये और डाल देते हैं C1 C2 कॉमा A कॉमा B बिल्कुल ग्राउंड टू डाल देते हैं F। फर्स्ट पॉइंट डालते हैं लीनियरिटी प्रूव करने वाले हैं। तो एक वैल्यू तो मुझे A अल्फा प्लस B बीटा की चाहिए, तो A अल्फा की वैल्यू A1 कॉमा A2 प्लस B की वैल्यू B1 कॉमा B2, तो A अल्फा प्लस B बीटा इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा A1 प्लस B B2 कॉमा A2 प्लस B B2। अब ये है इधर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं हम लीनियरिटी के लिए, स्केलर A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा इज इक्वल टू, अब A अल्फा प्लस B बीटा है। अब A अल्फा प्लस B बीटा के एलिमेंट देख लीजिएगा, अल्फा बीटा का फार्मूला देख लीजिएगा, तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई है और 3 से मल्टीप्लाई है। इसका पहला एलिमेंट तो याद आएगा 3 A1 प्लस B B2। अब गामा का पहला एलिमेंट C1 प्लस 2, बाद वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई A2 प्लस B B2 और यहाँ C2। A वाले अलग कर लीजिएगा, B वाले अलग कर लीजिएगा। यहाँ पर 3A A1 C1 प्लस 3 अंदर आएगा A1 C1 और प्लस 2 A2 C2 प्लस B वाले अलग कर लीजिएगा 3B2 C1 और यहाँ B1 आएगा 3B1 C1 प्लस 2B2 C2। अब इस फार्मूले को उल्टा करके लिख लीजिएगा, ये हो गया स्केलर अल्फा गामा प्लस B स्केलर बीटा गामा। प्रोडक्ट को उल्टा करके वेक्टर के रूप में बदल दिया है हमने। अब ये हमारी लीनियरिटी प्रूव हो जाती है। सेकंड पॉइंट लेते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में स्केलर अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है 3A1 B1 प्लस 2A2 B2। इसे लिख देते हैं 3B1 A1 प्लस 2B2 A2। अब ये हो जाता है स्केलर बीटा अल्फा। सिमेट्री भी सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड में लेते हैं नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी में यहाँ पर अल्फा ही डाल दीजिएगा। स्केलर अल्फा अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर। अब A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर रियल नंबर है, रियल नंबर जो है माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि A1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 कॉमा A2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको इम्प्लाई स्केलर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो मल्टीप्लाई करके आपका ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। अब इसे 0 लेकर के चलिएगा। स्केलर अल्फा कॉमा अल्फा इज इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज 3A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज। अब स्क्वायर करके जोड़ के 0 आ रहा है तो जरूरी है दोनों 0 होने चाहिए। A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज A1 कॉमा A2 इज इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। देखिएगा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो अल्फा जो है वो 0 हो जाता है। लीनियरिटी भी सेटिस्फाई हो गई है, सिमेट्री भी सेटिस्फाई हो गई, नॉन नेगेटिव भी सेटिस्फाई हो गई है। दिस प्रूव दैट D2R is an inner product space। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि B2R जो है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। ये है 12.5।
नॉर्म और लेंथ ऑफ वेक्टर। जैसे सिंपल तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यहाँ पर वेक्टर की स्केलर की अपने आप से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो नॉर्म का स्क्वायर बनेगा। नॉर्म या लेंथ दोनों एक ही बात है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड से है, जैसे कि हम सिंपल क्वांटिटी में वेक्टर में मोड लेते हैं। अब ये नॉर्म ऐसे है, नॉर्म और वेक्टर अल्फा इज डिफाइंड एज नॉन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट स्केलर अल्फा अल्फा, इस तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस के लिए तो 2 वर्टिकल लाइन खींचते हैं, लेकिन नॉर्म अगर लिखना होगा तो 4 वर्टिकल लाइन खींचेंगे, 2 पहले खींच देंगे और 2 बाद में खींच देंगे। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड में अंडर रूट आता है, तो इसलिए यहाँ अंडर रूट आ गया, स्केलर प्रोडक्ट आ गई अल्फा अल्फा। तो यानी कि अल्फा की अल्फा से अपना आप अगर स्केलर प्रोडक्ट आप करते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं तो वो आपका नॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो ये नॉर्म की प्रॉपर्टी हो गई है हमारे पास। ये नॉर्म हो गया है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर की लंबाई यानी कि नॉर्म 0 है तो जरूरी है कि वो वेक्टर जो है वो 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, नॉर्म अल्फा ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो नॉर्मली नॉर्म यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, और नॉर्म अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब तब ये है कि वेक्टर जो है वो 0 है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर देखिएगा आप इस तरह से लिख रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट अल्फा के आगे लेते हैं ए बीटा प्लस बी गामा। अब यहाँ पर देखिएगा लीनियरिटी लगाते हैं। अभी जब लीनियरिटी लग रही थी तो उसमें ए और बी पहले वाले टर्म में आ रहे थे, यहाँ ए अल्फा प्लस बी बीटा आ रहा था, यहाँ गामा बाहर आ रहा था। तो होता क्या है, अगर पहले वाले से स्केलर बाहर आते हैं तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं, और दूसरे वाले से स्केलर बाहर आएंगे तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है बार आएगा। तो इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ से जब ए बाहर आएगा तो ए पर बार लगेगा, स्केलर अल्फा बीटा प्लस, यहाँ से बी बाहर आएगा, बी पर बार आ जाएगा, स्केलर अल्फा कॉमा गामा। इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा। अब यह आगे प्रॉपर्टी लगनी शुरू होगी। अगर स्केलर पहले वाले वेक्टर में से बाहर आता है तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर वो बाद वाले में से बाहर आता है तो जब आप उसे बाहर लेकर के आएंगे स्केलर तो उसके साथ बार का चिन्ह आप प्रयोग करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ है स्केलर अल्फा कॉमा ए बीटा। अब देखिएगा यहाँ पर स्केलर ए पड़ा हुआ है, जब इसे मैं बाहर लेकर के आऊँगा लीनियरिटी के अकॉर्डिंग तो ए पर बार लगाएंगे, तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे ए बार स्केलर अल्फा बीटा, ये हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आप नॉर्म में लिख रहे हैं ए अल्फा, ए स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्म की जगह इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तब इसे लिखेंगे मोड ए नॉर्म अल्फा। ये हमारी नॉर्म की जो है प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनल, एक दूसरे से 90 बनाना। जब हम 12th क्लास में वेक्टर पढ़ रहे होते हैं और वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से 90 बनाते हैं तो वो डॉट कहते हैं कि ए डॉट बी का मान 0 होगा। यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट चल रही है, अगर अल्फा बीटा की स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर अल्फा और वेक्टर बीटा जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। द वेक्टर्स अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू DF आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। एक स्केलर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0,
यानी कि अगर अल्फा वेक्टर की बीटा वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करते हैं और आंसर 0 आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यानी कि आप ये समझिएगा 12th क्लास में जैसे वेक्टर फिजिक्स में चलता है या मैथ में चलता है, तो जहाँ वेक्टर ए डॉट बी चल रहा था उसकी जगह आपके लिए अल्फा और बीटा आ चुका है। इस तरह से प्रॉपर्टी देख लीजिएगा और इसी तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हैं। फिर 12.7 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इसमें यह है लेट यू बी द सब स्पेस ऑफ दी देन the set of small b belongs to capital V such that small b is orthogonal to each vector of u, each vector of u is called orthogonal complement of u and denoted by u के ऊपर साइन लगा देते हैं परपेंडिकुलर का, u के ऊपर परपेंडिकुलर का साइन लगा देंगे और ये एक सेट होता है, इसमें v रहेगा बिलोंग्स टू v सा आएगा सच दैट स्केलर u कॉमा v इक्वल टू 0 होगा कॉमा u बिलोंग्स टू कैपिटल U होगा, बल्कि कॉमा की जगह यहाँ लिख दीजिएगा और एग्री वैल्यू। अब डेफिनेशन को समझिएगा, डेफिनेशन आपकी क्या कह रही है, U भी द सब स्पेस ऑफ V, V कोई वेक्टर स्पेस है, उसका सब स्पेस आपने U तैयार करा, U आपके पास एक सब स्पेस है। अब V के वो एलिमेंट लेकर के जाइएगा जो U के हर एलिमेंट के साथ 90 बनाते हैं। तो वेक्टर स्पेस के उन सभी एलिमेंट का सेट तैयार कीजिएगा जो U सब स्पेस के प्रत्येक वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल हैं। तो वो सेट U का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। देखिए डेफिनेशन, U भी द सब स्पेस ऑफ V, देन द सेट B ऑफ V बिलोंग्स टू V, यानी कि जो सेट लेना है वो स्मॉल b का लेना है जो कैपिटल B से एलिमेंट आएंगे। सच दैट, क्या खास बात होगी, स्मॉल b इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ U, और स्मॉल b वाले जो नंबर्स होंगे, स्मॉल b वाले जो वेक्टर्स होंगे वो U के हर वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होने चाहिए। इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ U एंड डिनोटेड बाई, देखिएगा U परपेंडिकुलर में V रहेगा, V कहाँ से आएगा, कैपिटल V से, और क्या प्रॉपर्टी होगी, U और V का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा फॉर एवरी वैल्यू U बिलोंग्स टू U। तो यानी कि किसी भी सब स्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है वो, किसी भी सब स्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक सेट होता है, और उस सेट में वेक्टर स्पेस के वो सभी वेक्टर रहते हैं जो सभी स्पेस के प्रत्येक वेक्टर के साथ 90 डिग्री को फॉलो करते हैं, यानी कि उससे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ऐसा सेट जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये है थ्योरम है, इसमें थ्योरम है लेट U be the set of vectors let U be the set of vectors in an inner product space V
then u perpendicular is subspace of V. Proof. बहुत दिनों के बाद सब स्पेस आया है, क्योंकि जब बुक शुरू हुई थी तो अब उसके शुरू में सब स्पेस आ रहा था। थ्योरम ये कह रही है लेट यू बी द सेट ऑफ वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस बी। इनर प्रोडक्ट स्पेस बी में जाकर के सेट यू तैयार कर लीजिएगा। देन यू परपेंडिकुलर, अब उस यू का ऑर्थोनल कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा इज सब स्पेस ऑफ बी, तो वो बी का सब स्पेस होगा। याद दिला देता हूँ सब स्पेस के लिए। जैसे पहले डब्लू को सब स्पेस कह रहे थे, तो डब्लू से हम अल्फा बीटा निकाल करके ला रहे थे, और ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर डब्लू को बिलोंग्स कर जाता था तो वो सब स्पेस है। अब यहाँ मुझे यू परपेंडिकुलर को सब स्पेस प्रूव करना है, तो यू परपेंडिकुलर से मैं दो एलिमेंट वेक्टर के रूप में लेकर के आऊँगा, दो फील्ड के एलिमेंट लेकर के आऊँगा, और ए अल्फा प्लस बी बीटा का रूप बनाऊँगा। जब वो यू परपेंडिकुलर को बिलोंग्स कर जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा यू परपेंडिकुलर जो है वो एक सब स्पेस है। अब देखिएगा दो वेक्टर लेने चलते हैं। सबसे पहले यू परपेंडिकुलर की बात करते हैं। और ए कॉमा बी एलिमेंट का फिर से ले लीजिएगा, और अल्फा कॉमा बीटा ले लीजिएगा यू परपेंडिकुलर से। अब अल्फा और बीटा जो है बेटा यू परपेंडिकुलर से आए हैं, सही है ना। अगर ये यू परपेंडिकुलर से आए हैं तो ये यू के हर एलिमेंट के साथ 90 डिग्री को फॉलो करेंगे और स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगी। दिस टू इम्प्लाइज स्केलर अल्फा कॉमा यू इज इक्वल टू 0, स्केलर बीटा कॉमा यू इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू यू बिलोंग्स टू यू। अब अल्फा बीटा यू परपेंडिकुलर से आए हैं जो यू का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो वेक्टर रहते हैं जो यू के हर वेक्टर के साथ 90 डिग्री को फॉलो करेंगे और स्केलर प्रोडक्ट जो है उनकी 0 हो जाएगी। अब ऐसे ले लेते हैं, चूंकि स्केलर प्रोडक्ट में ए अल्फा प्लस बी बीटा डालिएगा और कॉमा में डाल दीजिएगा यू। अब इसमें लीनियरिटी लगा दीजिएगा, तो ए अल्फा कॉमा यू प्लस बी बीटा कॉमा यू, ये हो जाएगा ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट जब देखी तो आंसर 0 आया, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पर है। इस टू इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा इज ऑर्थोगोनल टू यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू। अब u का कोई भी एलिमेंट अगर स्मॉल u के रूप में लेते हो तो ये मेरा एलिमेंट इससे ऑर्थोगोनल है, और ऑर्थोगोनल जहाँ रहते हैं उसका नाम ये होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इस टू इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू यू परपेंडिकुलर। इस टू इम्प्लाइज यू परपेंडिकुलर इज सब स्पेस ऑफ बी एफ। ये बी एफ का सब स्पेस है। इस प्रकार से सब स्पेस की प्रॉपर्टी जो है वो सिद्ध हो जाती है। अब 12.8 ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोगोनल तो आपने देख ही लिया है, ऑर्थोगोनल में तो स्केलर 0 हो जाती है। ऑर्थोनॉर्मल में ऑर्थोगोनल के लिए दो अलग अलग वेक्टर होते हैं। अल्फा बीटा अगर ऑर्थोगोनल है तो स्केलर अल्फा बीटा की वैल्यू 0 होगी। ऑर्थोनॉर्मल जब देखना होगा तो अपने के साथ देखना होगा। जब अल्फा वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो वो नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो नॉर्म का स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो वो नॉर्मलाइज्ड में चले जाएंगे। तो यानी कि कह दीजिएगा 90 डिग्री बनाने वाले वेक्टर जो है वो तो ऑर्थोगोनल में रहते हैं, और वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है यानी कि यूनिट वेक्टर होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहलाते हैं। तो अब दोनों डेफिनेशन कंबाइंड हो रही है। अब बेसिस तो आपको पता ही है, बेसिस तो एल आई और एल एस को फॉलो करता ही करता है। ये है ये बेसिस
ऐसे डाल दीजिएगा v1 कॉमा v2 डॉट डॉट vn इज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस vf is called ऑर्थो नॉर्मल इफ स्केलर बी आई कॉमा बी जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड स्केलर बी आई कॉमा बी आई इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन हो गई है। जितने भी यूजुअल बेसिस लेते हैं, जैसे 2 डायमेंशन में हूँ मैं, तो 2 डायमेंशन में मैं बेसिस लूँगा 1 0 और 0 1। ये जो वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड 1 है तो नॉर्मलाइज्ड हो गए, और मैं डॉट करूँगा इनकी अगर करूँगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये हमेशा ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक बेसिस लिया गया v1 v2 डॉट डॉट vn, ये बेसिस है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर की अलग अलग की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना चाहिए, ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी हो गई। और अपने के साथ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर्टी हो गई। तो जब दोनों प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वर्ड में ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन मिल करके बन जाता है ऑर्थो नॉर्मल। अब ये ले लेते हैं एग्जाम्पल बेसिस, ऐसे ले लेते हैं 1 कॉमा 0 0 कॉमा 1 इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ V2R। ये 2 डायमेंशन का जो वेक्टर स्पेस है उसका ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है। यानी कि जो भी बेसिस हम अपने पास से डाला करते थे उनके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जो वेक्टर अपने पास से हम डाला करते थे, जो वेक्टर अपने पास से डाला करते थे उनको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कहा जाता है, जो हम अपने पास से डाल रहे थे। क्योंकि हम एक का एलिमेंट 1 लेते थे और उसकी जगह 0 लेते थे तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता था, यानी कि ये वेक्टर हमारे यूनिट वेक्टर होते थे। और डॉट करने पर हमेशा 0 आएगा, स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगी, तो वो ऑर्थोगोनल भी थे। अब ये हो जाता है, ये है 12.9 में एवरी फाइनाइट, या 12.9 से फार्मूला बता देता हूँ। 12.5 से पहले ग्राम श्मिड ऑर्थोगोनलाइजिंग प्रोसेस। अब आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर बेस्ड होंगे। ग्राम श्मिड ऑर्थोगोनलाइजिंग प्रोसेस ऐसा होगा, एक वेक्टर हमें दिया गया होगा, वेक्टर का सेट है ना, और उससे हमें एक वेक्टर का सेट प्राप्त करना होगा जो ऑर्थोगोनल होंगे। कैसे? ऑर्थोगोनल। ऐसे ले लीजिएगा, लेट सेट में डाल दीजिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n बी द सेट ऑफ वेक्टर्स। ये कुछ वेक्टर्स का जो है हमें सेट प्राप्त करना है ना। अब ये अल्फा वाले हो गए, अल्फा वाले वेक्टर वो हो गए जो दिए हुए हैं। क्या? अल्फा वाले वेक्टर कौन हो गए? जो हमें दिए गए हैं। अब मान लो मुझे बीटा वाले वेक्टर निकालने हैं इनकी सहायता से, और उनके अंदर प्रॉपर्टी डालनी है कि वो बीटा वाले वेक्टर आपस में एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हो, यानी कि 90 डिग्री बनाए। तो ये हो जाता है बी कंस्ट्रक्ट बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n। सेट बना देता हूँ, ये सेट तैयार कर रहे हैं। बी कंस्ट्रक्ट बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब आपको इस पर लिखने का तरीका सीखना है, ध्यान रखना है इस बात का, लिखने का तरीका सीखना है। अगर आपने लिखने का तरीका बिल्कुल सही तरह से सीख लिया तो जितने भी क्वेश्चन और थ्योरम आने वाली है आप सेकंडों में उसे निपटा देंगे। अल्फा वाले दिए गए हैं और बीटा वाले निकालने हैं, और बीटा वालों के अंदर प्रॉपर्टी है कि ये जो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होने चाहिए। तो इधर से इधर जाना है, तो बीटा 1 की वैल्यू तो आप अल्फा 1 ले लेंगे,
तो बीटा वन की जो वैल्यू है वो आप अल्फा वन ले लेंगे, तो बीटा वन की वैल्यू अल्फा वन आ जाएगी, है ना। और बीटा वन की वैल्यू अल्फा वन आएगी। जब आप बीटा टू लेने जाएंगे, क्या लेने जाएंगे, बीटा टू लेने जाएंगे, तो आप लिखेंगे अल्फा टू माइनस स्केलर अल्फा टू बीटा वन अपॉन नॉर्म बीटा वन का स्क्वायर और बाहर बीटा वन। अब इसे लिखने का तरीका समझ लीजिएगा। पहली वाली वैल्यू तो बीटा वन अल्फा वन के बराबर लेनी है। जब बीटा टू लेने जाएंगे तो वो अल्फा टू से आएगा, अल्फा टू में से माइनस करेंगे, अल्फा टू की स्केलर प्रोडक्ट पहले वाले से कर देंगे बीटा वन, अल्फा टू बीटा वन और बाहर बीटा वन और नीचे नॉर्म का स्क्वायर करेंगे आप। जब आप बीटा थ्री लेने जाएंगे, जब आप बीटा थ्री लेने जाएंगे तो बीटा वन भी आ चुका है और बीटा टू भी आ चुका है, ये अल्फा थ्री से निकलेगा, इससे निकलेगा अल्फा थ्री से माइनस कौन कौन आ चुके हैं पहले बीटा वन और बीटा टू, तो अल्फा थ्री की स्केलर प्रोडक्ट बीटा वन से लीजिएगा, स्केलर अल्फा थ्री बीटा वन बाहर बीटा वन अपॉन नॉर्म बीटा वन का स्क्वायर माइनस बीटा वन के साथ हो गई, बीटा टू भी आ चुका है। यही प्रोसेस, यही स्टेप बीटा टू के साथ रिपीट करिएगा, स्केलर अल्फा थ्री बीटा टू बाहर बीटा टू नॉर्म बीटा टू का स्क्वायर, ये हो गया। और आगे देखिएगा बीटा फोर निकालने के लिए अल्फा फोर चाहिए, तो सबसे पहले अल्फा फोर लिखेंगे माइनस, अब क्या निकालने जा रहे हैं, बीटा फोर निकालने जा रहे हैं, तो बीटा फोर से पहले क्या निकल चुका है, बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री, तीन टर्म आने वाली हैं, तो अल्फा फोर को बारी बारी से सबके साथ स्केलर डालते चलिएगा, माइनस स्केलर अल्फा फोर बीटा वन बाहर बीटा वन अपॉन नॉर्म बीटा वन का स्क्वायर माइनस, अब अगली टर्म में बीटा वन की जगह बीटा टू कर दीजिएगा, स्केलर अल्फा फोर बीटा टू बाहर बीटा टू नॉर्म बीटा टू का स्क्वायर माइनस, अब अगली वाली टर्म में बीटा थ्री कर दीजिएगा, स्केलर अल्फा फोर बीटा थ्री बाहर बीटा थ्री अपॉन नॉर्म बीटा थ्री का होल स्क्वायर। इसी तरह से आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएंगे और आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट प्राप्त हो जाएगा। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर का सेट प्राप्त करने की विधि है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर का सेट प्राप्त करने की विधि है। अगर मान लीजिएगा ऑर्थो नॉर्मल लाना हो ना, तो जो नॉर्म पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू 1 डाल देंगे, बस इतना हो जाएगा। अब इसकी थ्योरम तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि थ्योरम करने में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, तो उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम में बहुत आते हैं। ये देखिएगा एग्जाम्पल 3 अप्लाई ग्राम, एग्जाम्पल 3 है अप्लाई ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजिंग प्रोसेस टू द वेक्टर्स। ये बीटा वन है 101, बीटा टू है 10 माइनस 1, बीटा थ्री है 0 3 4 टू ऑब्टेन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट में डाल दीजिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फ्रॉम आर क्यूब विद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। जो इनर प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड लेनी है, रियल नंबर्स में है, आप आर क्यूब में है, तो आर क्यूब में तो इनर प्रोडक्ट सिंपल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है,
जैसे मैं क्वेश्चन करूँगा ना, तो किताब वाला क्या करता है, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन आप हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करिएगा। तो पहले ना हम ऑर्थोगोनल निकालेंगे, और ऑर्थोगोनल जब वेक्टर्स आ जाएंगे तो उन्हें बाद में डिवाइड कर देंगे, है ना, तो वो ऑर्थो नॉर्मल में बदल जाएंगे। अब यहाँ देखो कैसे वेक्टर है, ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल है जिनके नाम है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पता है। अब यहाँ पर क्या कहा था, अल्फा वाले पता थे, बीटा वाले निकालने थे। अब क्या है, बीटा वाले पता है और अल्फा वाले निकालने हैं, तो अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, फार्मूला उसी तरह से लगेगा। लेकिन ये क्या है, ऑर्थो नॉर्मल। तो आप कभी भी ऑर्थो नॉर्मल डायरेक्ट मत निकालना, सबसे पहले आप ऑर्थोगोनल निकाल देना। अब मैं ऑर्थोगोनल के लिए गामा मान लेता हूँ, लेट सेट में डाल देता हूँ गामा 1, गामा 2, गामा 3 बी सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट है। तो सबसे पहले मैं ऑर्थोगोनल निकालूंगा, है ना। जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आ जाएंगे ना, तो उसके बाद वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्थोनॉर्मल में। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऑर्थोनॉर्मल डायरेक्ट मत निकालना, आप सारे सवाल बिल्कुल एक तरीके से करना। अब देखिएगा होता क्या है, यहाँ अल्फा पता था, बीटा निकालने तो बीटा इजिकल टू अल्फा था। यहाँ मुझे बीटा पता है, गामा निकालना है, तो गामा 1 इजिकल टू, तो ये हो जाएगा बीटा 1, ये हो जाएगा 101। पहली वैल्यू आ गई है गामा 1 की। गामा 2, अब गामा 2 जो निकलेगा वो बीटा 2 से निकलेगा, ये हो जाएगा बीटा 2 हो जाएगा माइनस स्केलर प्रोडक्ट बीटा 2 कॉमा, और पहले से आ चुका है गामा 1, गामा 1 बाहर गामा 1 अपॉन नॉन गामा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब गामा 1 की वैल्यू तो ये आ चुकी है, तो यहाँ पर गामा 1 का नॉर्म निकाल दीजिएगा। अब जैसे देखिएगा ये वैल्यू 101 पड़ी हुई है, तो यहाँ पर आई जे के से मल्टीप्लाई करके पढ़ लेना, तो ये हो गया आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। और जब नॉर्म का मतलब है मॉडुलस लेना, और मॉडुलस में होता है अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब नॉर्म निकाल देंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हमारे अंडर रूट 2 वेक्टर्स आ जाएंगे, है ना। अब दूसरी वाली वैल्यू लेने चल रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 की वैल्यू 10 माइनस 1 माइनस स्केलर बीटा 2 क्या है, गामा 1। अब यहाँ देख लीजिएगा बीटा 2 ये है और ये है गामा 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। तो यानी कि आप ऐसे खोलने जा रहे हैं जैसे वेक्टर ए डॉट बी खोलते हैं। तो जब आप रियल नंबर में स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आप ए डॉट बी कर दीजिएगा, यानी कि आई वाले की आई वाले से, जे वाले की जे वाले से, के वाले की के वाले से, है ना। तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ प्लस दूसरे की दूसरे के साथ प्लस तीसरे की तीसरे के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा बीटा 2 की गामा 1 के साथ है, यहाँ बीटा 2 है और यहाँ क्या है गामा 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। ये नंबर बन गया। बाहर है गामा 1 की वैल्यू ये रही 101 और गामा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। अब ये 0 पड़ा हुआ है तो 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो जाता है, तो ये आता है 10 माइनस 1 माइनस 0, तो गामा 2 की वैल्यू हो जाती है 10 माइनस 1। अब यहाँ से गामा 2 का नॉर्म ले लीजिएगा, अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 अंडर रूट 2। ये गामा 2 आ चुका है। अब क्योंकि गामा 3 ये निकलेगा बीटा 3 से, गामा 3 की वैल्यू निकालना है।
तो गामा 3 की वैल्यू आने से पहले गामा 1 आ चुका है और गामा 2 आ चुका है। गामा 3 बीटा 3 से निकलेगा, तो बीटा 3 की गामा 1 से होगी और बीटा 3 की गामा 2 से होगी। तो ये हो जाएगा बीटा 3 माइनस स्केलर बीटा 3 गामा 1 बाहर गामा 1 अपॉन नॉर्म गामा 1 का स्क्वायर माइनस के स्केलर बीटा 3 गामा 2 बाहर गामा 2 अपॉन नॉर्म गामा 2 का स्क्वायर। बीटा 3 की वैल्यू लाइएगा 0 3 4 माइनस बीटा 3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, गामा 1 से। ये बीटा 3 है और ये आपका गामा 1 है, इनकी मल्टीप्लाई करिएगा। 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ क्या है गामा 1 की वैल्यू 1 0 1 और बटे नॉर्म गामा 1 का स्क्वायर 2 माइनस। अब यहाँ देखेगा बीटा 3 की मल्टीप्लाई किससे है, गामा 2 से। गामा 2 ये रखा, बीटा 3 ये रहा। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0। 4 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे माइनस का 4 और बाहर है गामा 2, तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1 अपॉन नॉर्म गामा 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 2। 0 3 4 माइनस यहाँ 4 है नीचे 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 अंदर ले जाते हैं 2 0 2 माइनस 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 प्लस 2 दूनी 4, 2 अंदर ले जाते हैं 2 आ जाएगा 0 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। तो गामा 3 इक्वल टू 0 माइनस 2 प्लस 2 0 आ गया, 3 माइनस 0 प्लस 0 3 आ गया, 4 में से 2 गए 2 और माइनस 2, ये आपका 0 आ गया। ये तीसरा वेक्टर जो है तैयार हो गया आपका 0 3 0 तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इसका नॉर्म तैयार कर लीजिएगा। गामा 3 का नॉर्म अंडर रूट 0 प्लस 9 प्लस 0 इक्वल टू 3। ये नॉर्म तैयार हो गया आपका। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे आ चुके हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स सेट में डाल देते हैं गामा 1 गामा 2 गामा 3 इक्वल टू गामा 1 की वैल्यू आई थी 1 0 1 और गामा 2 की वैल्यू आई थी 1 0 माइनस 1 और गामा 3 की वैल्यू आई 0 3 0। ये आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर तैयार हो चुके हैं। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर तैयार हो चुके हैं, है ना। अब तुम्हें ऑर्थो नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर की खास बात होती है कि वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तब होता है जब उसके नॉर्म से यानी कि मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। अब इन्हें गामा 1 के नॉर्म से डिवाइड कर देता हूँ, ये गामा 1 गामा 2 ये हो गए, है ना। अब लेते हैं ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई अपॉन नॉर्म बीटा आई गामा आई। तो अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर कह रहा है तो तुम्हें वेक्टर चाहिए, लेकिन ऑर्थो नॉर्मल अगर वेक्टर चाहिए तो मॉडुलस से और भाग करनी है। मॉडुलस का काम कर रहा है या नॉर्म, तो यानी कि नॉर्म से भाग करनी है। तो ये हो जाता है अल्फा आई। तो ये आपके वेक्टर्स आ जाएंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू सेट में 1 0 1 है, 1 0 1 का नॉर्म ये था अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉमा। दूसरा वाला था 1 0 माइनस 1, ये गामा 2 वाला था, इसका नॉर्म अंडर रूट 2 है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉमा। तीसरा वाला ये गामा 3 वाला था 0 3 0, इसका नॉर्म था 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0 1 0, है ना।
तो किताब वाला कोई भी फार्मूला लगाता रहे, किसी भी तरह से करता रहे, आप उस प्रोसेस को, इस क्वेश्चन को 2 बार कर लीजिएगा। प्रोडक्ट स्पेस को एक बार समझ लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी थ्योरम आपको परेशान नहीं कर सकती, अगर आपको ग्राम श्मिट प्रोसेस का खोलने का तरीका एक बार प्राप्त हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्थोगोनल वेक्टर तैयार करेंगे। जब ऑर्थोगोनल वेक्टर आ जाएंगे तो उनके मोड से डिवाइड कर देंगे, नॉर्म से डिवाइड कर देंगे और वो ऑर्थो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा इसी के बेस पर ये होमवर्क है आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6। प्रैक्टिस इनकी बढ़िया से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, ये एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 8 जो है ये आपके होमवर्क हैं। अब ये रियल नंबर वाले बता दिए मैंने। एक क्वेश्चन में आपको वो बताता हूँ कॉम्प्लेक्स वाला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जब 2 वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है तो पहले के एलिमेंट तो ऐसे के ऐसे ही आते हैं, लेकिन दूसरे के साथ बार आता है। एक कॉम्प्लेक्स का सिखा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड ऑर्थो नॉर्मल basis of subspace W of B3C with standard inner product spanned by x1 is equal to 1 0 I, x2 is equal to 2 1 1 plus I। फिर उसी तरह से बात करूंगा मैं। कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा लेंथ हो जाती है, लेकिन 2 वेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहला वाला तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा। अब जो वेक्टर दे रखे हैं वो x1 x2 है, तो पहले मैं ऑर्थोगोनल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? ऑर्थोगोनल। अब ऐसा मान लेता हूँ मैं, लेट सेट में डाल दीजिएगा y1, y2 बी सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब जो फार्मूला ग्राम श्मिट का लिखा गया था उसमें अल्फा पता थे, बीटा निकाल रहे थे, या एक्स पता है, वाई निकालना है, तो बीटा की जगह तो वाई आ जाएगा और अल्फा की जगह एक्स आ जाएगा। तो पहला वाला y1 तो x1 के बराबर हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा 1 0 और I, y1 इज इक्वल टू x1 के हो जाएगा 1 0 I। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा। अब मैं कॉम्प्लेक्स में हूँ। कॉम्प्लेक्स में जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले वाले के तो वेक्टर के एलिमेंट ऐसे के ऐसे आएंगे, लेकिन दूसरे वाले पर बार लग करके आएगा। अब देखिएगा इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूँ। नॉन y1 इज इक्वल टू अंडर रूट स्केलर y1 y1। अब मैं नॉन की डेफिनेशन लगाने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब y1 y1 है तो पहला एलिमेंट भी y1 से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी y1 से आएगा। तो पहला एलिमेंट तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन दूसरे पर बार लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 1 बार प्लस 0 × 0 बार प्लस I × I बार, तो ये हो जाएगा 1 + 0। अब ये हो जाएगा I माइनस I, ये माइनस का I² हो जाए, तो ये हो गया अंडर रूट 1 + 1 अंडर रूट 2। ये देखिएगा इसका नॉर्म है मॉडुलस। तो कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान रखना है इनर प्रोडक्ट स्पेस में पहले एलिमेंट तो ऐसे कैसे है, दूसरे वाले पर बार। अब ये y1 मेरा तैयार हो गया है। अब मैं निकालने वाला हूँ y2, तो y2 निकलेगा x2 से, y1 आ चुका है, y2 इज इक्वल टू x2 माइनस स्केलर x2 y1 बाहर y1 अपॉन नॉर्म y1 का स्क्वायर, इस तरह से करिएगा। अब देख लीजिएगा x2 की वैल्यू
2 कॉमा 1 कॉमा 1 प्लस आई माइनस, अब यहाँ से देख लीजिएगा x2 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, y1 से कर रहे हैं, तो पहले x2 है तो x2 के एलिमेंट तो डायरेक्ट उठेंगे, y1 पर बार उठेगा। अब x2 में देखिएगा x2 का पहला एलिमेंट है 2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ से 2 आ गया। अब यहाँ से x1 का एलिमेंट उठा, सॉरी y1 का एलिमेंट उठा, तो यहाँ 1 पर आ जाएगा बार प्लस, यहाँ से देख लीजिएगा 1, और यहाँ से अगला एलिमेंट उठाओ 0, 0 का बार प्लस, तीसरा एलिमेंट x2 से उठाओ 1 प्लस आई, फिर बाद में y1 है, इसका एलिमेंट उठाओ बार के साथ इंटू आई बार, ये स्केलर प्रोडक्ट हुई, और बाहर क्या है y1, y1 की वैल्यू 10 आई अपॉन नॉन y1 का स्क्वायर, नॉन y1 की वैल्यू √2 है, तो ये हो जाएगा 2 2 1 1 प्लस आई माइनस, यहाँ ब्रैकेट में 2 हो गया प्लस का 0 हो गया। अब यहाँ पर i का बार लेंगे आप, i के बार की वैल्यू माइनस का i हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का i हो जाएगी। अब यहाँ i की माइनस i से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगी अपॉन 2, और यहाँ 1 0 और i। जरा कॉम्प्लेक्स की कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो जरा थोड़ा सा केयरफुली कर लेना, इसमें गलती होने की चांसेस ना ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि पहले नंबर तो डायरेक्ट उठते हैं, जो वेक्टर पहला वाला होता है उसके नंबर डायरेक्ट उठने हैं, और जो बाद वाला वेक्टर होता है उसके कॉम्प्लेक्स के साथ उठते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस आई आ जाएगा माइनस 2 में से 1 जाएगा, 2 और 1 हो गए 3, तो ये हो गया 3 प्लस आई अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 0 आई 2 1 1 प्लस आई माइनस, ये फील्ड का एलिमेंट इसे अंदर लेकर के चलो, 3 प्लस आई बटे 2 0 कॉमा आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2। अब इसमें से इसे माइनस करना है, 2 माइनस 3 प्लस आई बटे 2 कॉमा 1 माइनस 0 1 प्लस आई माइनस 3 आई माइनस 1 बटे 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल रही है y2 की, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 माइनस आई बटे 2, 1 में से 0 जाएगा 1, और यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 2i माइनस का 3i माइनस का i अपॉन 2। तो देखिएगा वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस आई अपॉन 2 बनी है, और वैल्यू 1 बनी है, और दूसरा 1 माइनस आई बटे 2 बना है। 2 1 प्लस आई, 3 माइनस आई बटे 2। बुक से मेरा आंसर डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ ये हो गई है, देखो 2 और 1 यहाँ 3 है, और यहाँ माइनस का आई है, ये साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, और यहाँ हो जाएगा 3i माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस आई अपॉन 2, ये सही है, 1 प्लस आई माइनस 3i प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 दूनी ये 3 माइनस आई, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, माइनस माइनस प्लस आई बटे 2, 1 सही है, यहाँ 2 और माइनस का 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 2i माइनस 3i, तो यानी कि माइनस आई बटे 2। अब ये y2 आ चुका है ना। अब अगर आप नॉट y2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट स्केलर प्रोडक्ट y2 अंडर रूट, पहला एलिमेंट भी y2 से आएगा, दूसरा भी y2 से आएगा, है ना। तो y2 के एलिमेंट की मल्टीप्लाई y2 से कर रहे हैं, तो पहला नंबर तो डायरेक्ट उठेगा, बाद में बार के साथ उठेगा। आप देखिएगा अंडर रूट के अंदर पहला नंबर हो गया 1 प्लस आई बटे 2 इंटू 1 प्लस आई बटे 2 का बार प्लस 1 इंटू 1 का बार प्लस
तीसरा नंबर 1 माइनस आई अपॉन 2, 1 माइनस आई अपॉन 2 का बार आपको बताइए साइन चेंज कर देता है, अंडर 1 प्लस आई 1 माइनस आई बटे 4, ये 1 प्लस 1 माइनस आई 1 प्लस आई बटे 4, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई स्क्वायर, एक और एक 2, अंडर रूट 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, और ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। तो अब ये आ गए हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स y1, y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू देख लीजिएगा 10i, y2 की वैल्यू देख लीजिएगा 1 प्लस आई अपॉन 2 1 माइनस आई अपॉन 2। ये आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आ गए हैं। और मैंने जब लास्ट क्वेश्चन करा था तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ऑर्थो नॉर्मल डायरेक्ट नहीं निकालना, आप बुक के तो चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, सिर्फ आप आंसर चेक करेंगे, है ना। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स निकालने हैं, फिर जब ऑर्थो नॉर्मल करने होंगे तो नॉर्म में सबका निकाल चुका हूँ, बटे में नॉर्म डालते चले जाइएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर बनाते चले जाइएगा, तो ये हमारे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये हो जाता है ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स इज इक्वल टू, अब पहला वेक्टर 10 आई है, 10 आई है, इसका नॉर्म आया था अंडर रूट 2, तो ये हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉमा 0 आई अपॉन अंडर रूट 2 कॉमा। अब ये दूसरा वाला वेक्टर है, इस दूसरे वाले वेक्टर का नॉर्म ये आया था अंडर रूट 2, तो ये हो जाता है 1 प्लस आई अपॉन 2 रूट 2 कॉमा 1 अपॉन 2 रूट 2 कॉमा 1 माइनस आई अपॉन 2 रूट 2। और इस तरह से जो है आपके ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो आज की जो वीडियो थी उसमें आपको ऑर्थोगोनल सिखाया गया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सिखाया गया, और फिर आपको सिखाया गया कि कुछ वेक्टर अगर आपको दिए गए हैं तो आप किस प्रकार से ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का सेट आप तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से यहाँ तक जो है अभी तक इस वाले चैप्टर की 2 वीडियो हुई हैं, और ये चैप्टर जो है वो आधा निबट चुका है, यानी कि अगर हम इसमें 1-1 घंटे की 2 वीडियो और बनाएंगे तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये लीनियर अलजेब्रा हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और इसकी प्रैक्टिस ज़रा अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट और ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल में कोई कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा हाथ ज़रा तेज़ी से चल सके।